षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में प्रकृतिवत भाव का प्रकरण चल रहा है और अभी तक के जो सूत्र थे, उदाहरण थे, प्रायः आप लोगों को वेदों के ही प्राप्त हुए हैं। आज का भी जो सूत्र है वो भी प्रकृतिवत भाव का ही प्रकरण चल रहा है। सूत्र है अंग इत्यादौ च। अंगे सप्तमी का एक वचन, पदच्छेद क्या करेंगे? अंगे सप्तमी का एक वचन, इत्यादौ सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। ठीक है ना। समास में क्या करेंगे? इति अर्थात अंग शब्द। इति का अर्थ क्या हो जाएगा? अंग शब्द है ना। अच्छा, तो इति का अर्थ हो गया अंग शब्द और इसमें षष्ठी तत्पुरुष कर देंगे। तो क्या कर देंगे? अंगस्य आदि। इति का रूप नहीं चल सकता है और वहां पर अंग इति लगा दिया। तो जो इतिकरण होता है वो किसके लिए होता है? वैसे व्याकरण की दृष्टि से अर्थ के निर्देश के लिए होता है, किंतु यहाँ पर वो केवल क्या है? स्वरूप के निर्देश के लिए है। तो अंग मतलब अंग के परे रहते और इति का रूप नहीं चलेगा। इति से क्या लेना? आपको अंग लेना है। तो इति अंग शब्द तस्य आदि अर्थात अंगस्य आदि ही इत्यादि। इति से क्या लेंगे? अंग, और उसके षष्ठी में क्या बना लेंगे? अंगस्य आदि ही, और अंग शब्द ना कह करके उसके लिए इति शब्द का प्रयोग कर दिया। तो अर्थ समास क्या बनेगा आपका? इत्यादि और तस्मिन इत्यादौ। बात समझ में आई नहीं आई? इति से क्या लिया जाएगा? अंग। क्यों? क्योंकि पीछे अंगे पढ़ा है, तो अंगे और अंगस्य आदि और उसके आदि वाले शब्द परे रहते। तो अभी हम केवल समास में जा रहे हैं। इति अर्थात अंग शब्द, तस्य आदि ही इति, इत्यादि ही, तस्मिन इत्यादौ। अर्थ में अनुवृत्तियां इसकी आ रही हैं। यजुषी आ ही रहा है, प्रकृत्या एंग अति संहितायाम, ये सारी अनुवृत्तियां हैं इसमें। अर्थ करेंगे यजुषी विषये। यजुषी विषये अंग शब्दे यह एंग। यजुषी विषये अंग शब्दे यह एंग स अतिपरतः प्रकृत्या भवति। एक अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ? यजुषी विषये अंग शब्दे यह एंग तस्मात् उत्तरः, नहीं, यह एंग सह अतिपरतः प्रकृत्या भवति। ठीक है ना। तदादौ च अतिपरतः, तदादौ च अतिपरतः। तात्पर्य क्या हो गया? तदादौ च अतिपरतः यह एंग सोपि प्रकृत्या भवति। आपने इसको दो विभाग किए। एक तो ये कर दिया कि यजुषी विषये अंग शब्दे यह एंग स अतिपरतः प्रकृत्या भवति। उसके बाद क्या अर्थ कर दिया कि अंग अर्थात अंग शब्दे इत्यादौ च परतः यह कश्चिदपि एंग सोपि प्रकृत्या भवति। पहला तो अर्थ हो गया कि यजुष विषय में अंग शब्द का जो एंग है उसको प्रकृति भाव रहता है किसी भी आकार के परे रहते। दूसरे में आया कि अंग के परे रहते पूर्व में जो एंग होगा वो भी प्रकृति भाव से रहेगा। दोनों तरफ से बात आ गई कि अंग का जो एंग है वो किसी भी आकार के परे रहते प्रकृति भाव से रहेगा, और दूसरी तरफ क्या हो गया कि अंग के परे रहते कोई अन्य एंग है वो भी प्रकृति भाव से रहेगा। बात समझ में आ गई ना। यानी अंग के परे रहते भी एंग को प्रकृति भाव होगा और अंग के एंग को भी आकार के परे रहते प्रकृति भाव होगा। ये सूत्र का तात्पर्य है। उदाहरण है जैसे ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदीध्यत। ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदीध्यत। अब यहाँ पर देखो, अंगे के परे रहते प्राणों में जो एंग है उसको भी प्रकृति भाव नहीं हुआ, और उधर अंगे के परे रहते जो अंगे का एंग है उसमें भी प्रकृति भाव नहीं हुआ। तो ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदीध्यत। तो प्राणों में भी एंग है तो अंगे के परे रहते नहीं हुआ, और अंगे के परे रहते अंगे के एंग को भी नहीं हुआ। तो न तो अंगे के एंग को संधि होगी और नहीं अंग के परे रहते किसी एंग को संधि होगी। दूसरा है ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे अशोचिषम। अब यहाँ पर देखिए, अंगे का जो एंग है उसको भी अशोचिषम के आकार के परे रहते नहीं हुई। बात समझ में आ गई। तो अंग शब्द में जो एंग उसको आकार के परे रहते प्रकृति भाव होगा, और अंग शब्द के आदि में जो आकार है
उसके परे रहते भी कोई भी एंग होगा उसको प्रकृति भाव नहीं होगा। तो और अंग के परे रहते तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंगे अंगे में तो दोनों तरफ से अंगे अंगे हो गया, तो अंगे अंगे में भी परस्पर नहीं होगा, अंगे के परे रहते भी नहीं होगा, अंगे से उत्तर भी नहीं होगा, सर्वत्र प्रकृति भाव रहेगा। जो ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे निदिध्यत, ऐन्द्रः प्राणो अंगे अंगे अशोचिषम, यानी अंग शब्द के एंग को किसी भी प्रकार से प्रकृति भाव नहीं होगा, न आकार में होगा न उसके एंग को होगा, सब तरफ से उसको निषेध कर दिया। उधर प्राणों में भी निषेध हो गया। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे। अनुदात्ते च पुध परे, अनुदात्ते सप्तमी का एक वचन, च अव्यपदम, पुध परे सप्तमी का एक वचन। पुश्च धश्च इति कुधौ, कुधौ परौ यस्मात् स कुध परः तस्मिन् कुध परे। कौन सा समास हो गया? द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। अर्थ करेंगे यजुषि विषये, यजुषि विषये अनुदात्ते च अति, है ना, अनुदात्ते च अति कवर्ग धकार परे परतः, है ना, कवर्ग धकार परे अति परतः। क्या अर्थ कर देंगे? कवर्ग धकार परे, हाँ, कवर्ग धकार परे अनुदात्ते अति परतः। क्या अर्थ होगा? कवर्ग धकार परे अनुदात्ते अति परतः एवं प्रकृत्या भवति। यजुर विषय में जो क्या पुध परे अति, कवर्ग परे हो अथवा धकार परे हो, और जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए। तो कवर्ग धकार परक, ऐसे बहुत अर्थ आप लोग पढ़ते हो। सन चंग परक निच के परे रहते, ठीक है ना, चंग परक निच के परे रहते, करस्मी पद परक सिच के परे रहते। तो वही बात यहाँ पर भी है कि ऐसा आकार जिसके परे कवर्ग का कोई वर्ण हो, या फिर ऐसा आकार जिसके परे धकार हो, है ना, वो परे होना चाहिए। और जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए, तो भी प्रकृति भाव से रहता है। उदाहरण है आपका अयमसो अग्नि, अयमसो अध्वरः, अयमसो अग्नि, अयमसो अध्वरः। ठीक है, तो कैसे सिद्धि करेंगे आप? जो अग्नि शब्द है, देखो अयम सो अधर है तो पूरा वाक्य है। उदाहरण आपका कितना है? केवल अयम सो अग्नि। अब यहाँ पर देखिए ये एंग है, ठीक है, और ये जो आकार है ये कवर्ग परक है, क्योंकि क ख ग कवर्ग में आ गया, तो कवर्ग परक आकार है और ये अनुदात्त है। कैसे? यहाँ पर ये जो अग्नि शब्द है तो नी प्रत्यय स्वर से उदात्त है। जब नी उदात्त होगा तो अनुदात्तम पद में कवर्जम से अ अनुदात्त हो जाएगा। जब अ अनुदात्त हो गया तो ये अनुदात्त आकार भी है। तो कवर्ग परक अनुदात्त आकार के परे रहते जो एक होगा उसको क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। ये पूर्व रूप एकादेश नहीं होगा। तो अयम सो अग्नि, ऐसे अयम सो अध्वरः। अध्वर शब्द जो है प्रातिपदिक स्वर से क्या है? ये अंतोदात्त है। जब ये अंतोदात्त हुआ तो शेष क्या हो गए? अनुदात्त हो गए। धकार परक आकार है, तो धकार परक आकार है, अनुदात्त है। इसके पहले तो जो सो है उसको क्या हो गया? प्रकृति भाव रह गया। तो अयम सो अग्नि, अयम सो अध्वरः। समझ में आ गया? तो अनुदात्ते च पुध परे। अगले शब्द में आइए अवपथासि च, अवपथासि सप्तमी का एक वचन, च अव्यपदम। यहाँ पर भी अनुदात्ते की वृत्ति आ रही है। किसकी वृत्ति आ रही है? अनुदात्ते की। और अति तो आ ही रहा है। अर्थ होगा अवपथा शब्दे, अवपथा शब्दे अनुदात्ते अकारे परतः। क्या अर्थ हो गया? अवपथा शब्दे अनुदात्ते अकारे परतः एं प्रकृत्या भवति। कहते हैं अवपथा शब्द में जो आकार है वो यदि अनुदात्त है तो अनुदात्त आकार के परे रहते क्या हो जाएगा? एं को प्रकृति भाव रहेगा। उदाहरण है त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः, त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? तो जो अवपथाः है, ये अवपथाः आपका
तिङंत वाला रूप है, ठीक है ना। अवपथाः कहाँ बनेगा बताओ? था सह से जहाँ पर से आदेश नहीं होगा तो वहाँ पर बनेगा अवपत अवपेताम अवपंत अवपथाः अवपेताम अवपध्वम अवपे अवपावहि अवपामहि। तो ये अवपथाः वो शब्द है। तो त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः। अब यहाँ पर त्रि तो है ही, आप रुद्रेभ्यो के आगे लिखिए, इसको बताना आपको। रुद्रेभ्यो आगे क्या है? अवपथाः, ठीक है आगे। तो ये अतिंग है। अतिंग सूत्र तिंग को क्या हो गया? निघात के सूत्र से तिंग तिंगा से, तो ये निघात हो गया। अभी अवपथा शब्द का आकार और वो भी अनुदात्त, ठीक है। तो अनुदात्त आकार अवपथा शब्द का परे हो तो एक प्रकृति भाव से रहता है। तो सूत्र की सारी शर्त आपकी घट गई है, इसलिए प्रकृति भाव रही, यानी संधि नहीं हुई। तो त्रिरुद्रेभ्यो अवपथाः, ठीक है। चलिए, सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र अव्यपदम विभाषा हाँ षष्ठी का एक वचन। अर्थ करेंगे, प्रकृतिया की वृत्ति आ रही है। कहते हैं सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात छंदसी भाषायाम च। अभी तक छंदसी चल रहा था ना, यजुषी छंद ही था। तो सर्वत्र का अर्थ क्या हो गया? छंदसी भाषायाम च, ठीक है ना। अतिपरतः पदान्तः गोः प्रकृत्या भवति। पदान्तः नहीं, इसको ऐसे कर दो, पदांत है ना, हाँ, पदान्तः गोः एं, पदान्तः गोः एं प्रकृत्या भवति। कहते हैं वेद विषय में अथवा भाषा में आकार परे हो तो जो पदांत गो का एंग है वो भी प्रकृति भाव से ही रहता है। तो गो का जो एंग है वो आकार के पहले प्रकृति भाव से रहेगा। उदाहरण बनेगा गो अग्रम, विकल्प से रहेगा। तो एक बार गो अग्रम और जब पूर्ण रूप हो जाएगा तो गोग्रम। तो ये भाषा विषय का दे दिया और वेद का दिया। अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः, अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः। तो गो अश्वेभ्यः यहाँ पर क्या है? गो का एंग है, अश्व है, यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। और पशवः गोश्वाः, पशवः गोश्वाः, तो गो अश्वाः तो यहाँ पर हो गया। तो विकल्प से होगा दोनों में ही। तो गो का जो एंग है उसको विकल्प से करेंगे। अवंग स्फोटायनस्य, अवंग प्रथमा का एक वचन, स्फोटायनस्य षष्ठी का एक वचन। अर्थ करिए, स्फोटायनस्य आचार्यस्य मतेन अचिपरतः पदान्ते गोः अवंग आदेशो भवति विकल्पेन। क्या अर्थ हो गया? पदान्ते या पदान्तस्य गोः अवंग आदेशो भवति अचिपरतः स्फोटायनस्य आचार्यस्य मतेन। स्फोटायन आचार्य के मत में जो पदांत गो है उसको अवंग आदेश हो जाता है, कब? अच के परे रहते। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, गो अग्रम गवाग्रम। कैसे बनेगा देखिए, गो आगे अग्रम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? अवंग आदेश हुआ। अवंग आदेश होगा तो गो के ओ को होगा संगीत होने से, तो क्या बन गया? ग व आगे अग्रम, अगर सुने दीर्घ से दीर्घ हो गया, क्या बन जाएगा? गवाग्रम। और जब नहीं होगा अवंग आदेश तो फिर पूर्ण रूप हो जाएगा, तब क्या बनेगा? गोग्रम, ठीक है। इसी प्रकार गवाजिनम गोजिनम, गवोदनम गवोदनम, गवोदनम है ना, गवोश्रम, गवोष्ट्रम और गवोष्ट्रम और एक बार तो अवंग आदेश हो गया तो गवोष्ट्रम बन गया, गव उष्ट्रम, फिर गवोष्ट्रम बन गया। और जब नहीं हुआ तब गो उष्ट्रम क्या बनेगा? हैं? गवुष्ट्रम। यहाँ पर तो एंगा पदांत दति नहीं लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गवुष्ट्रम। क्या बनेगा? गवुष्ट्रम, ठीक है। आगे क्या है? इंद्रे च अव्यपदम। अर्थ करेंगे सूत्र का, इंद्र शब्दे अचिपरतः गोह अवंग आदेशो भवति।
कहते हैं इंद्र शब्द का यदि अच परे है तो गो शब्द को भी अवंग आदेश हो जाता है। तो गो इंद्र इति गवेंद्र, गो इंद्र इति गवेंद्र, ठीक है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गो इंद्र, गव इंद्र, अकस आध गुणा लगेगा, गवेंद्र बनेगा। तो अवंग का याद रखना, ग अ व पूरा शेष बचेगा, तभी उसमें अच संधियां हो जाती है। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह्याः प्रथमा का बहुवचन, अचि सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। प्लुतश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्याः। अर्थ होगा सूत्र का, प्लुताः प्रगृह्याः च अचि परतः प्रकृत्या भवन्ति नित्यम। कोई विकल्प नहीं, कोई चांस नहीं संधि का। प्लुत और प्रगृह्य संज्ञकों को तो अच के परे रहते नित्य प्रकृति भाव होगा, कोई संधि संहिता यहाँ पर नहीं चलेगी। उदाहरण बनाएंगे आप लोग, जैसे देवदत्त अत्रन्वसि, देवदत्त अत्र, है ना, अत्रनु असि अत्रन्वसि। यहाँ पर क्या है, सूत्र आपको लग जाएगा, दूरात् धूते च, है कि दूरात् धूते, दूर से आह्वान होने पर। प्लुत प्रकरण कहाँ आप लोग को मालूम है? हाँ निकालिए, निकाल लीजिए। अष्टम अध्याय के किस पाद में दूरात् धूते जो सूत्र कहाँ आपको समझ में आ रहा है? वाक्य सटे प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूरात् धूते च है तृतीय पाद, बहुत अच्छे दीपक भी है, द्वितीय पाद, ठीक है। तो वाक्य सटे प्लुत उदात्तः, यहाँ से प्लुत का प्रकरण चलता है, पाद पर्यंत चलता है। वाक्य के ठीक को प्लुत होता है और उदात्त होता है। कहीं कहीं पर अंत्यस्यापि अनंत्यस्यापि, तो मध्य में भी प्लुत हो जाता है, कहीं पर स्वरित भी हो जाता है, ये उसके अपवाद चलते हैं। तो सूत्र है पर दूरात् धूते च, कि दूरात् होते है ना, यानी आह्वाने सती, दूर से लोक में भी तो यही होता है ना। प्लुत मतलब क्या होता है कि उसको थोड़ा सा और विलंबित करके बोलते हैं, त्रिमात्रिक कर देते हैं। तो यदि आपको जब किसी को पास में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, मनीषा इधर आओ, है ना। और यदि कोई दूर है तो उससे क्या बोलेंगे, मनीषा इधर आओ, तो अपने आप ही वो विलंबित हो जाता है और उदात्त भी हो जाता है, स्वाभाविक है। तो पहले तो संस्कृति बोलचाल की भाषा थी, तो जो बोलचाल में स्पष्ट प्रतिध्वनित होता रहा उसको यहाँ पर कह दिया गया। अब वही चीजें तो वही हैं, बस उसकी भाषा हमारी परिवर्तित हो गई है। तो जब दूर से आह्वान करना होगा तो उसमें प्लुत हो जाता है और उदात्त हो जाता है। तो देवदत्त, है ना, देवदत्त क्या तुम यहाँ हो, तो प्लुत हो गया। तो प्लुत होने से क्या होता है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, है ना, ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक और प्लुत त्रिमात्रिक। तो जैसे दीर्घ के लिए तो खड़ी पाई बना लिया गया, किंतु प्लुत के लिए कोई ऐसा चिन्ह नहीं निर्धारित किया गया। वहां पर हम क्या लिख देते हैं, केवल ये प्लुत है ऐसा प्रदर्शित करने के लिए 3 लिख देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं कि उसमें दीर्घ करके फिर 3 लिखते हैं। तो यदि आप दीर्घ करके 3 लिखेंगे तब तो दीर्घ की 3 मात्राएं हो जाएंगी, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए वो गलत होता है। जब भी आपको प्लुत लिखना होगा तो अ देवदत्त, उसके बाद आप 3 लिखेंगी, देवदत्त अत्रन्वसि। एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर ये प्लुत हो गया, पर प्लुत हुआ तो भी क्या हुआ, है तो अवर्ण ही, क्योंकि अवर्ण में तो क्या आता है, तीनों वर्ण आ जाएंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो अक से उत्तर अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ एकादेश की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसने कहा कि ना वो प्लुत है, जो प्लुत है वो क्या होगा, प्रकृति भाव से रहेगा नित्य। तो यहाँ पर कभी भी संधि नहीं होगी, हमेशा देवदत्त अत्रन्वसि। और प्रगृह्य संज्ञक का तो आपको मालूम ही है, अग्नि इति, खट्वे इति, वायु इति। प्रगृह्य संज्ञा किससे होती है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। क्या अर्थ है सूत्र का, एकारांतम द्विवचनांतम शब्द रूपम भवति। तो यहाँ पर जैसे अग्नि इति है, तो अग्नि क्या है, ईकारांत शब्द है, द्विवचनांत है, प्रगृह्य संज्ञा हो गई, तो प्रगृह्य तृतीय से प्रकृति भाव हो गया। तो अग्नि इति ने तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति, ठीक है। तो प्लुत प्रगृह्य अचिन्त्यम। आंगोनुनासिक छंदसी बहुलम, आंग षष्ठी का एक वचन,
अनुनासिक प्रथमा का एक वचन एक वचन। अर्थ करेंगे आंगः अचिपरतः संहितायां विषये अनुनासिकादेशो भवति बहुलम सच प्रकृत्या भवति। बोले अर्थ क्या हुआ? आंगः अचिपरतः आदेशो भवति बहुलम सच प्रकृत्या भवति छंदसी विषये। कहते हैं वेद विषय में जो आंग है उस आंग को क्या होता है? अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, और वो भी बहुल करके होता है और वो भी प्रकृति भाव से रहता है जब होगा तो। ठीक है ना, उदाहरण बनाओ। अनुनासिक संज्ञा हुई थी, मुखनासिका अनुनासिका का क्या उदाहरण है? अभ्र आ अपह चन आ इंद्र। वो कैसे हो गया? आंग था, आंग के की संज्ञा हो जाती है। आगे है अपह, अपह का अच परे रहते आंग को क्या हो गया? अनुनासिक। तो क्या हो गया? आ। अब हम सोचे कि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ का आदेश कर लें, क्योंकि सानुनासिक है तो भी अप में तो आएगा ही आएगा, तो इसने कहा नहीं वो प्रकृति भाव से रहेगा। तो अभ्र आ अपह चन आ इंद्र। ठीक है, तो ये हो गया। गभीर आ उग्र पुत्रे। तो जहाँ पर आपको आ दिखाई देगा समझ जाना ये आंग को ही आ आदेश हुआ है। ठीक है, और कहीं कहीं नहीं भी होता है। और बहुल ग्रहण से क्या होता है कि केवल यही नहीं होता कि आंग को कहीं कहीं नहीं होगा, अभी तो आंग से अतिरिक्त भी हो जाएगा। तो एक उदाहरण दिया इसमें, जैसे सवाय एवा रात्रिषसे, सवाय एवा रात्रिषसे, यहाँ पर भी अनुनासिक कर दिया, तो ये बहुल करके दिया गया। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इकः प्रथमा का बहुवचन, असवर्णे सप्तमी का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, च अव्यपदम। फिर से बोलिए। अब जैसे यहाँ पर इकः है ना, आपको ये कभी भी आप नहीं सोच सकते कि प्रथमा का होगा। अब वहीं पर ऊपर लिख लीजिए 1-3, तो आपको याद रहेगा कि वो प्रथमा का बहुवचन है। जैसे प्रकरण में तो भाई पता चलता रहता है कि यहाँ पर पंचमी चल रही है, षष्ठी चल रही है, तो यहाँ पर तो ज्यादातर षष्ठी का ही प्रकरण चल रहा है। तो ऐसे स्थानों पे जब वो स्मरण नहीं रहता है तो आप अष्टाध्यायी में ही ऊपर लिख लीजिए 1-3, तो आपको याद रहेगा नहीं है तो वही है। तो इका प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, न सवर्णः असवर्णः तस्मिन् असवर्णे। अर्थ होगा सूत्र का, असवर्णे अचिपरतः, असवर्णे अचिपरतः इकः स्थाने मतलब इकः स्थाने नहीं करेंगे क्योंकि इकः षष्ठी तो है नहीं, तो असवर्णे अचिपरतः इकः प्रकृत्या भवति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। और इकः क्योंकि बहुवचन है तो भवन्ति कर लीजिए। तो असवर्णे अचिपरतः इकः प्रकृत्या भवन्ति शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन। और फिर तस्य इकः है ना ह्रस्वश्च भवति। कहते हैं असवर्ण अच परे हो तो क्या होता है? इक को प्रकृति भाव रहता है शाकल्य आचार्य के मत में। और यदि बहुत कुछ होगा तो उसी ह्रस्व को क्या हो जाएगा? इक को ह्रस्व भी हो जाता है। तो उदाहरण बनाएंगे हम, जैसे दधि अत्र, मधु अत्र। तो जो ह्रस्व किसको होगा? जो दीर्घ होगा। जो ह्रस्व उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो जैसे केवल शाकल्याचार्य के मत में नहीं होगा, अन्यों के मत में हो जाएगा। ये तो शाकल्याचार्य ने बहुत सुगमता दे दी विद्यार्थियों को, है ना, नहीं तो संधि करते रहो। तो वैसे तो भाई कह दिया था कि संगीत मतलब वाक्य विवक्षाम अपेक्षते, फिर भी शाकल्याचार्य के मत में छूट मिली हुई आपको। आप दध्यत्र बोलो चाहे दधि अत्र बोलो। तो दधि अत्र, मधु अत्र और कुमारी हाँ कुमारी दीर्घ था, तो अब प्रकृति तो हो गया, प्रकृत्या हो गया, प्रकृति भाव हुआ। किंतु यदि दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा, यदि दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। और ये केवल कहाँ पर होगा? केवल इक को, ई उ री क्या होगा? केवल इक को होगा। तो ठीक है। और शाकल्याचार्य के मत में कहाँ है? तो अन्यों के मत में संधि हो भी जाएगी। तो दध्यत्र, मध्वत्र, कुमार यत्र, ये सब आप पे प्रयोग बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो और यदि सर्वत्र ही कर देते तो इको बेचारा क्या करता? अच के परे रहते एक के स्थान पे नुणादेश होता है, और वो भी असवर्ण अच के परे रहते ही करता है। इको सूत्र में नहीं कहा गया सवर्ण अच होगा तब तो दीर्घ हो जाएगा,
तो इकोनिटी कहाँ लगता है? जहाँ असवर्ण अच रहता है। तो असवर्ण अच में यदि सर्वत्र आप प्रकृतिगत भाव ही कर दोगे तो इकोनिटी का क्या काम है? तो इसलिए पक्ष में इकोनिटी भी लगेगा, तो दध्यत्र भी बनेगा और दधि अत्र भी बनेगा। चलिए आगे, ऋत्यकः। ऋत्यकः ऋति सप्तमी का एक वचन, अकः प्रथमा का बहुवचन। अकः प्रथमा का बहुवचन। आप लोग अर्थ कर सकते हैं, मुझे लगता है शाकल्यस्य ह्रस्वस्य प्रकृत्या इत्यादि की अनुवृत्ति आ रही है। जरा अर्थ करिए तो। ऋति सप्तमी तो क्या अर्थ हो जाएगा? ऋति का अर्थ क्या हो जाएगा? ऋकारे परतः। अकः प्रथमा का बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? अकः प्रत्याहार है, ऋकारे परतः अकः प्रकृत्या भवन्ति आचार्यस्य मतेन, और ह्रस्वश्च तस्य अतः स्थाने भवति। कहते हैं कि ऋकार के परे रहते भी अक को क्या होता है? प्रकृति भाव होता है शाकल्याचार्य के मत में, और पक्ष में ह्रस्व भी होता है। उदाहरण बनेगा आपको जैसे खट्वा ऋष्यः, तो खट्वा ऋष्यः ऐसे ही रह गया, और जब ह्रस्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? खट्व ऋष्यः। क्या बन जाएगा? खट्व ऋष्यः। तो ये शाकल्याचार्य का तो ह्रस्व हो गया, दीर्घ था तो खट्व ऋष्यः। अन्यों के मत में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, तो खट्वर्ष्यः। तो खट्वर्ष्यः, खट्वर्ष्यः। माला ऋष्यः, माल ऋष्यः, मालर्ष्यः। कुमारी, अक में तो ई भी आएगा, तो कुमारी ऋष्यः, और जनादेश कर देंगे तो कुमार्य ऋष्यः। इस पर से होत्री ऋष्यः, होत्य ऋष्यः। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना, कि यदि दीर्घ होगा तो उसको ह्रस्व होगा, दीर्घ नहीं तो ह्रस्व नहीं होगा, किंतु एक बार होगा प्रकृतिगत भाव और एक बार आपकी जो संधि है वो संधि रहेगी। अगला, अप्लुतवत उपस्थिते। अप्लुतवत अव्यपदम उपस्थिते सप्तमी का एक वचन। ठीक है, चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। कहते हैं उपस्थितम किम, है ना, तो उपस्थितम नाम अनार्ष इति करणः। उपस्थितम नाम अनार्ष इति करणः। उपस्थिते परतः प्लुतः अप्लुतवत् भवति। उपस्थिते अर्थात अनार्ष इतौ परतः, अनार्ष का तो नहीं कि अनार्ष है ना, तो वेद का नहीं होगा बस। तो उपस्थिते अर्थात अनार्ष इतौ परतः प्लुतः अप्लुतवत् भवति, अर्थात प्लुत कार्यम न करोति, प्लुत कार्य नहीं करेगा। तो यदि अनार्ष यानी वही पद पाठ इत्यादि का जब इसी शब्द परे होगा तो जो प्लुत है वो क्या माना जाएगा? अप्लुतवत माना जाएगा। उसमें प्लुत के कार्य नहीं होंगे, यानी प्रकृतिवत भाव नहीं होगा। प्लुत का कार्य क्या है? प्रकृतिवत भाव होना, वो नहीं होगा। उदाहरण है आपका सुश्लोका, सुश्लोक इति, सुश्लोक, इसको आपने क्या कर लिया? प्लुत कर लिया। सुश्लोक को आपने क्या कर लिया? प्लुत कर लिया। वही दूराधोते से आगे लगाया आपने इति, तो ये अनार्षिति है, ये वेद का तो है नहीं, मंत्र का तो है नहीं। अनार्षिति होता है वेद का, मंत्र का नहीं होना चाहिए। और इसको आपने दूराधोते से प्लुत कर लिया, तो ये उपस्थित परे है, अनार्षिति परे है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त था? प्लुत प्रगृही अचिनित्यम से प्रकृतिवत भाव की प्राप्ति थी। इसने कहा नहीं, इति परे होगा तो जो प्लुत है वो अप्लुतवत रहेगा। अप्लुतवत होने से क्या लाभ होगा? गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सुश्लोकेति। क्या बन जाएगा? सुश्लोकेति। ठीक है, इसी प्रकार सुमंगल इति सुमंगलेति, है ना, तो प्लुत कार्य नहीं होगा। ठीक है, एक सूत्र और करिए। ई चाक्र वर्मणस्य, ये प्रकरण आपका समाप्त हो जाएगा। ई लुप्त प्रथमांत निर्देश चाक्र वर्मणस्य षष्ठी का एक वचन। अप्लुतवत और अचि की अनुवृत्ति चल रही है। अर्थ होगा सूत्र का, अचि परतः ईकारः प्लुतश्च अप्लुतवत् भवति चाक्रवर्मणस्य आचार्यस्य मतेन। शाकल्याचार्य आ गए, शाकटायन आचार्य आ गए, और आज एक चाक्रवर्मण आचार्य भी आ गए। इतने सारे विद्वान थे व्याकरण के। ठीक है ना, तो क्या अर्थ हो गया सूत्र का? अचि परतः ईकारः प्लुतश्च अप्लुतवत् भवति चाक्रवर्मणस्य आचार्यस्य मतेन। कहते हैं अच के परे रहते
एक तो जो ई का जो प्लुत है वो, और अन्य भी जो अप्लुत है, जो प्लुत हैं वो अप्लुतवत ही रहते हैं। उदाहरण है आपका जैसे अस्तु ही इत्यब्रवीत, चिनुहि दम, तो चिनुहि इदम, तो इन सब में वो सूत्र आपका गुरु रणितो नंत्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम, इन सूत्रों से मध्य मध्य में भी ये हो जाता है, क्या होता है, प्लुत होता रहता है। तो इसलिए, और एक बार क्या हो जाएगा, अस्तु ही इत्यब्रवीत, तो चाक्रवर्मण के मत में नहीं हुआ, अन्यों के मत में तो होगा। तो अस्तु ही इत्यब्रवीत, यहाँ प्लुत हो गया, यानी प्रकृतिवत भाव रह गया। और अस्तु ही इत्यब्रवीत, यहाँ पर प्लुतवत नहीं हुआ, अप्लुतवत रह गया, यानी वहाँ पर प्रकृतिवत भाव नहीं हुआ। ऐसे चिनु ही इदम, चिनु ही इदम, है ना। तो चिनु ही इदम में कैसे होगा, चिनु ही आगे इदम था, दोनों का आपने सवर्ण दीर्घ का आदेश किया, तो चिनु ही इदम बना। फिर वही गुरु रणितो नंत्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम से मध्य मध्य में प्लुत हो गया, तो चिनु ही दम ऐसे ही रह गया। तो इस प्रकार से ये कार्य होते हैं। तो आज आपका जो प्रकृति भाव था और प्लुत को भी प्रकृति भाव का जो प्रकरण था वो पूर्ण हुआ। शेष अगले बार।